नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस में बता दें कि डिनर के दौरान अचानक से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये हाई प्रोफाइल कार्यक्रम वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित किया गया था। व्हाइट हाउस डिनर के दौरान बता दें कि हुई इस दुर्घटना को सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक माना जा रहा है। फायरिंग की आवाज़ बालरूम के ठीक ऊपर बता दें कि वाले कमरे से आई है, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति और इसके साथ ही फर्स्ट लेडी ट्रंप को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को खाली कराकर संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच जारी है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से अप्रशासित थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद ही तेज और प्रभावी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति कई हथियारों के साथ सुरक्षा चेक पॉइंट से घुस आया था, जिसे सीक्रेट सर्विस ने तुरंत पकड़ लिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सुरक्षित हैं और इसके साथ ही लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभी के सुरक्षित रहने की कामना की है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आज मन की बात का 133वां एपिसोड है। महिला आरक्षण और गर्मी पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। पिछली बार ईरान अमेरिका जंग पर की थी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का मन की बात का 133वां एपिसोड है और इसके साथ ही बता दें कि गर्मी और महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। पिछली बार ईरान अमेरिका जंग पर की थी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 133वां मन की बात का एपिसोड है और इसके साथ ही बता दें कि आज महिला आरक्षण पर और गर्मी पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार ईरान अमेरिका जंग पर की थी चर्चा। तो वहीं राजस्थान के सागौन क्षेत्र में विकास को नई गति देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान सरकार के मंत्री हरिलाल नागर ने 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन विकास परियोजनाओं में 100 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है, जिससे बेहतर बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई नई सड़कों और लिंक मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। और कोटा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान के संगौर क्षेत्र में विकास को नई गति देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान सरकार के मंत्री हरिलाल नागर ने 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। इन विकास परियोजना में 100 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सड़कों और लिंक मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान बता दें कि IISER भोपाल के निदेशक प्रोफेसर से मुलाकात की है। इस मुलाकात को शैक्षिक और नीतिक निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रोफेसर को नीति आयोग को पूर्णकालीन सदस्य बनने पर बधाई दी है। इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात के दौरान देश में शिक्षा और नीति निर्माण को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अमित शाह ने अपने संदेश में लिखा कि प्रोफेसर से अपेक्षा की है कि वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और नई नीतियों को मजबूती प्रदान करेंगे। सरकारी स्तर पर इस नियुक्ति को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बता दें कि कोलकाता दौरे के दौरान भोपाल के निदेशक प्रोफेसर से मुलाकात की है। इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अमित शाह ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनने पर बधाई देता हूं। इसके साथ ही ये मुलाकात बता दें कि शिक्षा और नीति निर्माण को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि अपेक्षा है कि वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और नई नीतियों को मजबूती प्रदान करेंगे। सरकारी स्तर पर इस नियुक्ति को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं और वहां से गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम में वे विभिन्न विकास परियोजना और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज की गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे से स्थानीय विकास कार्य को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं और वहां से गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम में विभिन्न विकास परियोजना और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे से स्थानीय विकास कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में 2025 बैच के नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांस्टेबल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था और केंद्रों की सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बैच पेशेवर प्रशिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों ने कठिन प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस को और भी अधिक मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने नवनियुक्त जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उनका अभिवादन किया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांस्टेबल को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा को लगातार बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बेंच पेशेवर प्रशिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों ने कठिन प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया है, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस को और भी अधिक मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने नवनियुक्त जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उनका अभिवादन किया है। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षाओं में टॉप करने वाले मेधावी छात्राओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने हाई स्कूल परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत और भूमिका और योगेश जोशी और इसके साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत और सुशीला से बात की है।
इनके अलावा उन्होंने द्वितीय स्थान पर रहे आर्यन और तृतीय स्थान पर रही वंशिका को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्राओं से फोन पर बातचीत की है। सीएम धामी ने हाई स्कूल परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले और इसके साथ ही द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं से बता दें कि बातचीत की है और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बता दें कि शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षाओं में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी है। सीएम धामी ने हाई स्कूल परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले, द्वितीय स्थान पाने वाले और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि अच्छे अंक और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ में हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष कुल 815 हज यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्था और मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी हज यात्रियों की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की और कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां है कि छत्तीसगढ़ से कुल 815 हज यात्री हज यात्रा के लिए जा रहे हैं और आज हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उनकी हज यात्रा सफल हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो और इस बार उनको हेल्थ प्रशिक्षण भी दिया गया है और शासन की तरफ से एक हेल्थ किट भी उनको दिया गया है जिसमें शुगर और बीपी मापने की मशीन भी है। और ये सब मक्का मदीना जाएंगी और वहाँ पर हमारे देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और अपने परिवार के लिए तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ही और सबके खुशहाली की कामना करेंगे। सभी हज यात्रियों की यात्रा सफल हो, ऐसा अल्लाह ताला से गुजारिश है। और इस अवसर पर हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज और समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बता दें कि आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक की सुंदरता और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। ताजमहल पहुंचे पीयूष गोयल ने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और इसके संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली। दौरे के दौरान पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें भी ली। आगरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक की सुंदरता और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। ताजमहल पर पहुंचे पीयूष गोयल ने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और इसके संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली। दौरे के दौरान पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें ली। उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक की सुंदरता और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। ताजमहल पर पहुंचे पीयूष गोयल ने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और इसके संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली। दौरे के दौरान पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें ली।
उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक की सुंदरता और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। ताजमहल पर पहुंचे पीयूष गोयल ने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और इसके संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े पहलू की जानकारी ली। दौरे के दौरान पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें ली। तो वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग अभियान में भाग लेकर लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनता को स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए प्रेरित किया। सतीश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी साइकिल चलाकर अभियान का समर्थन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भी इसमें भाग लेकर उत्साह दिखाया है। मंत्रियों ने कहा कि इस तरह के अभियान समाज में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और श्रीनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग अभियान में भाग लेकर लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। खेल मंत्री ने जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनता के फिट रहने के लिए प्रेरित किया। सतीश शर्मा ने भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी साइकिल चलाकर अभियान का समर्थन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भी इसमें भाग लेकर उत्साह दिखाया। मंत्रियों ने ये कहा कि इस तरह के अभियान समाज में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग अभियान में भाग लेकर लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनता को फिट रहने के लिए प्रेरित किया। सतीश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी साइकिल चलाकर अभियान का समर्थन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भी इसमें भाग लेकर उत्साह दिखाया। मंत्रियों ने कहा कि इस तरह के अभियान समाज में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। विभिन्न जिलों में मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। सूरत में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। तो वहीं अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल शाला स्कूल पोलिंग बूथ 26 में मतदान किया है। जगदीश विश्वकर्मा ने मतदान के बाद लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तो वहीं वडोदरा में बीजेपी नेता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बता दें कि मतदान को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए लोगों से उत्साहपूर्वक वोट डालने की अपील की। सूरत में भी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली और केंद्रीय विद्यालय पोलिंग स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे और उत्साह के साथ अपने वोट डाले हैं। केंद्रीय विद्यालय इच्छापुर पोलिंग स्टेशन सहित कई मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। विभिन्न जिलों में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। सूरत में गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। तो वहीं अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल पोलिंग बूथ 26 में मतदान किया है। जगदीश विश्वकर्मा ने मतदान के बाद लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तो वहीं वडोदरा में बीजेपी नेता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। उन्होंने मतदान को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए लोगों से उत्साहपूर्वक वोट डालने की अपील की। सूरत में भी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली है। केंद्रीय विद्यालय इच्छापुर पोलिंग स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे और उत्साह के साथ अपने वोट डाले हैं। केंद्रीय विद्यालय इच्छापुर पोलिंग स्टेशन सहित कई मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
बिहार के मोतिहारी और उत्तर बिहार के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक से करवट ले ली। सुबह सुबह तेज बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मोतिहारी में पिछले कई दिनों से जारी गर्मी और उमस के बाद अचानक हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि लंबे समय से जारी गर्मी से अब कुछ राहत मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। और बिहार से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अचानक से भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश का सिलसिला यहां देखने को मिला है और इसके साथ ही सुबह सुबह तेज बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मोतिहारी में पिछले कई दिनों से जारी गर्मी और उमस के बाद अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि लंबे समय से जारी गर्मी से अब कुछ राहत मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी सूचना मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।